दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हे गाइस, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो ये वीडियो रिसेंटली 4 दिन पहले ही रिलीज हुई है। ये फॉरेन मीडिया का कवरेज है कि कैसे इंडिया अपने रिलेशन रशिया और अमेरिका दोनों के साथ बैलेंस कर रहा है। तो एक कहावत है, अ रियल फ्रेंड इज वन हु वॉक्स इन व्हेन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट। और ये कहावत रशिया और इंडिया के रिलेशन में बिल्कुल परफेक्टली बैठती है। इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है और आज भी इंडिया रशिया से 46% आर्म्स इंपोर्ट करती है। पहले ये नंबर 69% था, पर जब से ये वॉर शुरू हुआ है यूएसए और काफी ऐसे कंट्रीज ने इंडिया को काफी ट्रिगर किया है कि इंडिया दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहता है। और यूएस के पार्लियामेंट में उन्होंने एक डिस्कशन में ये भी बात उठाई थी कि इंडिया अभी भी न्यूट्रल क्यों है, इंडिया को रशिया से वेपन्स नहीं खरीदने चाहिए और इंडिया को हम यानी यूएसए ऐसा क्या ऑफर कर सकते हैं कि वो रशिया से वेपन्स ना खरीदे और उनके साइड हो जाए और रशिया को उसके एग्रेशन के लिए क्रिटिसाइज करे। तब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने रिप्लाई किया कि अगर इंडिया को चूज ही करना है तो वो पीस चूज करेगा। इंडिया किसी भी चीज के लिए या वेपन्स के लिए भी किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं बना रहेगा और अब ज्यादा से ज्यादा वेपन्स इंडिया के खुद के होंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर इंडिया का रशिया और यूएसए के साथ कैसा रिलेशन है। बट उसके पहले क्या आपने पंकज गोयल के न्यू स्टाइल के रॉक सॉन्ग्स को ट्राई किया? अगर नहीं किया तो जरूर करिए, यू गोना लव दिस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। This is Democracy Now!, democracynow.org. ये वॉर और शांति का रिपोर्ट है। मैं हूँ एमी गुडमैन नरमिन शेख के साथ। अब हम भारत के रिस्पांस पर ध्यान देने के साथ यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण को देखेंगे। ट्यूसडे को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बात की। Ukrainian President Volodymyr Zelensky, मोदी जी के ऑफिस ने ये स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि उन्होंने पूरा विश्वास जताया है कि कॉन्फ्लिक्ट का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता है और ये बताया कि किसी भी शांति प्रयास के लिए भारत तैयार है। unquote. This came just days after ये भारत के चाइना, गैबोन और ब्राजील में शामिल होने और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक वोट से दूर रहने के कुछ ही दिनों बाद आया, जिसमें यूक्रेन में 4 रीजियंस पर मॉस्को के कब्जे की निंदा की गई। पिछले महीने मोदी जी ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कहा, आज का युग वॉर के लिए नहीं है। that today's era is not one for war. Modi's पाकिस्तान में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण को क्रिटिसिज्म के रूप में एक्सप्लेन किया गया, लेकिन मोदी जी के कमेंट्स के बावजूद भारत ने फरवरी के आक्रमण के बाद से रशिया के साथ इकोनॉमिक संबंध को बढ़ते हुए देखा। since the February invasion. India now imports about भारत अब रशिया से हर दिन लगभग 7,50,000 बैरल ऑयल इंपोर्ट करता है, जो एक साल पहले के एक दिन में लगभग 20,000 बैरल से ज्यादा है। Joining us कविता कृष्णन हमारे साथ जुड़ रही हैं। वो एक प्रमुख फेमिनिस्ट कार्यकर्ता है जो हाल ही में भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरशिप के पोजीशन से हट गई हैं। of the Communist Party of India in opposition to the कविता जी, डेमोक्रेसी नाउ में आपका स्वागत है। क्यों ना हम यूक्रेन में वॉर पर पार्टी के ऑपोजिशन से शुरुआत करें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे साथ हैं। हमें बताइए कि क्यों आप अपने पोजीशन से हट गई और इंडिया की स्थिति क्या है और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति क्या है। आप लंबे समय से मार्क्सवादी लंदन फेमिनिस्ट हैं। feminist. That's right. ये सही है। मुझे लगता है कि भारत में विभिन्न आइडियोलॉजिकल क्षेत्रों में रशिया के आक्रमण के बारे में और वॉर के बारे में बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन है और इसीलिए यूक्रेन के बजाय रशिया के लिए बहुत सिंपैथी है। And therefore a lot of sympathy for Russia rather than for Ukraine. The vast majority of ज्यादातर इंडियंस और इंडियन पॉलिटिकल संगठन और यूक्रेन को इस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं कि उनका सोवियत यूनियन के साथ पुराना संबंध है old relationship with the Soviet Union and they see Ukraine और वो यूक्रेन को रशिया के किसी तरह के सैटेलाइट के रूप में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। But on the left, भारत में आपके पास फार राइट्स है जो आइडियोलॉजिकली पुतिन के प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। far right which is ideologically aligned with Putin's project. You had posters put आपने दिल्ली के सेंटर में हिंदू सुप्रीमेसिस्ट्स द्वारा रशिया के आक्रमण के सपोर्ट में पोस्टर लगाए थे। पुतिन सोवियत यूनियन के रीऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त करेगा। वो रशियन एम्पायर को फिर से एक साथ लाएंगे, जिस तरह से हम एक इंडियन एम्पायर को एक अनडिवाइडेड इंडिया बनाना चाहते हैं, जिसमें भारत और उसके पड़ोसी भारत के हिस्से के रूप में शामिल हैं। that we want to put together an Indian empire, an undivided India which includes India and all its neighbors as part of India.
That's the far right position. But the left position, लेकिन मैंने जो पार्टी छोड़ी है वो CPIML थी। CPI और CPIML ये ऐसी पार्टीज हैं जिसके पास ओपनली प्रो पुतिन पोजीशन है। वो ओपनली प्रो पुतिन है। वो ओपनली रशिया और चाइना के बीच बढ़ते रिलेशन की उम्मीद करते हैं। a relationship growing between Russia and China. CPIML ऑफिशियली कहता है कि ये यूक्रेन के साथ यूनियन में है। ये कहते हुए पुतिन के पब्लिसिटी के एलिमेंट्स के प्रसार में योगदान करके बहुत कुछ कम कर देते हैं। Contributing to spreading many elements of Putin propaganda. यानी यूक्रेन में 2014 में मैदान प्रोटेस्ट को यूएस द्वारा सपोर्टेड मेंशन करता है। US-backed coup, referring to exaggerating the presence of neo-Nazis. जो यूक्रेन में नियो-नाजीज और नाजीज की उपस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। वो रशिया की फांसीवादी और साम्राज्यवादी प्रोजेक्ट से दुनिया के सामने जो खतरा है उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी मेन प्रॉब्लम से ऊपर सेंटेंस में झूठ है। Lies in the sentence that I can quote from a जिसे मैं CPIML के जनरल सेक्रेटरी द्वारा हाल ही के राइटर से मेंशन करवा सकती हूँ। ये कहते हैं कि कंपीटिंग ग्लोबल पावर की इंटरनल कैरेक्टर की परवाह किए बिना एक मल्टीपोलर वर्ल्ड निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव ताकतों और मूवमेंट्स के लिए अधिक फायदेमंद है। और उन आइडियाज का ये मतलब है कि आपको दुनिया में उन पोल्स का सपोर्ट करना चाहिए that you must support those poles in the world that are seen जिसे अमेरिका के लिए एक चैलेंज के रूप में देखा जाता है, जो एकमात्र कंट्री है जिसे साम्राज्यवाद के रूप में देखा जाता है। और अन्य सभी पोल्स में भले ही पुतिन या मोदी जी या बोल्सोनारो या शी जैसे फांसीवादी और सत्तावादी शामिल हो, कहीं न कहीं हमें उन लीडर्स पर और उन शासनों पर नरम होना होगा। हमें उन शासनों के खिलाफ मूवमेंट्स के प्रति अपनी यूनिटी को टेम्पर करना चाहिए। हमें अपनी यूनिटी को स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है कि हम किसी भी तरह के पावर्स के इस बैलेंस को बनाए रखें। इसीलिए इस तरह की रियलिस्ट बयानबाजी और रियलिस्ट आइडियोलॉजिकल मार्क्सवाद का करप्शन है जो मुझे अभी बहुत ज्यादा परेशान करती है। And realist ideological corruption of Marxism is, I think, what troubled me very deeply right now. And Kavita, just on और कविता जी, उस सपोर्ट का सवाल है, हो सकता है कि मल्टीलैटरल ग्लोबल फ्रेम अधिक डेवलप हो रहा है। वहाँ कई ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिक्स के इकोनॉमिक अलायंस में उम्मीद जताई है, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? BRICS, that is, of Brazil, Russia, India, China and South Africa. What is your response to that? I mean, together. मेरा मतलब है कि वो एक साथ दुनिया की पॉपुलेशन का 41% बनाते हैं और वर्ल्ड जीडीपी का 24% बनाते हैं और वर्ल्ड ट्रेड में 60% से ज्यादा शेयर बनाते हैं। In world trade. You see, when it comes to जब इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात आती है तो क्यों नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रिक्स का सेलिब्रेशन किसी तरह का मल्टीलैटरल क्षेत्रवाद है। polar regionalism and so on. और मैंने डेमोक्रेसी नाउ पर विजय प्रसाद के साथ इंटरव्यू देखा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पाया कि मैं निश्चित रूप से परेशान हूँ क्योंकि मेरे लिए वेस्ट या ईस्ट है, West or East, the main thing लेकिन जरूरी बात जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए against authority. वो विभिन्न कंट्रीज में सत्तावाद के खिलाफ स्ट्रगल है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, और ब्रेक्सिट का टॉपिक हो, चाहे वो अमेरिका में ट्रम्प हो, चाहे वो रशिया में पुतिन हो, चाहे भारत में मोदी जी, या आगे इसी तरह कोई भी हो। In India and so on and so forth. You have struggles for democracy against डेमोक्रेसी और सत्तावाद और फांसीवाद ताकतों के खिलाफ आपने संघर्ष किया है और हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि उस फोर्स को मजबूत कैसे बनाएं, इसके बजाय कि आपके पास एक तरह का ब्लाइंड और एक तरह का रूड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। vulgar sort of economic, framework in which you look at the world and you start celebrating. जिसमें आप दुनिया को देखते हैं और आप अपने आप में ही ब्रिक्स को सेलिब्रेट करने लगते हैं या अपने आप में ही किसी तरह के साम्राज्यवाद विरोधी के रूप में सेलिब्रेट करने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक है क्योंकि आप चाइना के पॉलिटिक्स को नहीं देख रहे हैं, आप रशिया के पॉलिटिक्स को नहीं देख रहे हैं, आप ब्राजील के पॉलिटिक्स को नहीं देख रहे हैं, आप इंडिया के पॉलिटिक्स को नहीं देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना के क्षेत्रों में जिसमें भारत निश्चित रूप से है और अभी सुपरमैसिस्ट इस्लामोफोबिक गवर्नमेंट में ओपनली रूड है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो सत्तावाद का एक मॉडल है जहाँ से इंडिया का शासन नोट्स ले रहा है कि ये ओपनली इस्लामोफोबिक है। ये उइगर मुस्लिम्स को कंसंट्रेशन कैंप्स में रखने की दिशा में है। ये म्यांमार की सेना को फंडिंग का सपोर्ट कर रहा है जो रोहिंग्या के लोगों के खिलाफ जनसंहार कर रहा है। Funding the Myanmar military which is doing genocide against the Rohingya people. Surely these are things. निश्चित रूप से ये ऐसी चीज है जिन्हें लेफ्ट को कम से कम एड्रेस करना चाहिए या मेंशन करना चाहिए या पहचानना चाहिए। मुझे लगता है कि लेफ्ट के बड़े हिस्से में यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण का भी मेंशन नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी नाउ के साथ विजय प्रसाद का इंटरव्यू, Democracy Now, for instance, he makes उन्होंने आक्रमण शब्द को मेंशन भी नहीं किया। इसलिए ऐसा लगता है कि रशिया और वेस्ट के बीच वॉर कहीं और चल रही है या किसी और प्लेनेट पर हो रही है। between Russia and the West.
where there's no आप जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, इसका मेंशन नहीं हुआ है और इसे पहचानने से इनकार कर दिया और इसका नामो निशान पृथ्वी से मिटा देना चाहते हैं। इसीलिए ये मुझे बहुत ही परेशान करने वाला लगता है। disturbing and for the और अब जानते हैं कि ये लेफ्ट की संभावनाओं के साथ साथ हमारी दुनिया में डेमोक्रेसी के बारे में भी है। क्या आप इस बारे में अच्छे से बता सकती हैं कि अब भारत के इंटरेस्ट क्या हैं? India's interests are now, I mean, obviously, as you pointed out, मेरा मतलब है कि आपने पहले बताया था कि नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा होने के बावजूद भारत का एक ऐतिहासिक संबंध है। कोल्ड वॉर के दौरान उनके यूएस की तुलना में सोवियत यूनियन के साथ अधिक संबंध थे, लेकिन हमने पहले ही रिपोर्ट दिया था। फॉर एग्जाम्पल ओपेक प्लस ने ऑयल के प्रोडक्शन में 2 बैरल पर डे की कटौती करने का फैसला किया है। क्रिटिक्स का कहना है कि इससे रशिया के लिए प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि वो ऑयल के एक्सपोर्टर्स में से एक है और वहाँ कम ऑयल है और कीमतें ज्यादा बनी रहेंगी। this will increase profits for Russia because they are one of the oil exporters, and the less oil there is, the higher prices will remain. India is one of the main importers of Russian. भारत रशियन ऑयल के मेन इंपोर्टर्स में से एक है। क्या आप दोनों के बीच कुछ दूसरे लिंक्स के बारे में बता सकती हैं? इंडिया रशिया के हथियारों के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक है। रशिया इसके हथियारों के मेन सप्लायर्स में से एक है। bulk Importer of the arms of that arms. India buys. Importer. Sorry, I meant importer. The biggest importer of arms from Russia. It is Russia is one of its main suppliers of arms. And I think that apart from that, even when the war is going on, India recently. और मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि वॉर कब चल रहा था। भारत ने हाल ही में रशिया और चाइना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज किया था। रशिया के कहने पर भारत निश्चित रूप से अपने फॉरेन पॉलिसी के हिस्से के रूप में अमेरिका के साथ खुद को बहुत मजबूती से स्थापित करने की कोशिश करता है। ये वास्तव में एक टाइट रोप पर है। वो रशिया के साथ अपने संबंध को बढ़ाना चाहते हैं। So it's actually walking a tightrope. It would like to enhance its relationship with Russia. At the same time, it would not like to burn. साथ ही वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहेंगे। आप भारत को क्या करते हुए देखते हैं? आपने ज़ेलेंस्की और मोदी जी के बीच बातचीत और मोदी जी और पुतिन के बीच पहले की बातचीत को मेंशन किया था। वहाँ उन्होंने कहा कि आज वॉर का समय नहीं है और मुझे लगता है कि आगे भी आपको इन वर्ड्स को बैलेंस करना होगा और भारत के वास्तविक कार्यों के साथ उनका इम्पिटी सिंबलिज्म बैलेंस करना होगा। इसीलिए भारत की कार्रवाइयाँ यूएन के मंच पर रही हैं। On the floor of the UN. यूक्रेन पर रशिया के अटैक के पहले की निंदा से दूर रहने के लिए और अब फिर से यूक्रेनियन क्षेत्रों पर रशिया के कब्जे पर। Ukraine, and now again on the Russian annexation of the Ukrainian territories. And I think that और मुझे लगता है कि हमें इस विचार पर ध्यान देना चाहिए। हमें भारत और दुनिया में इस फैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। here in India and in the world, to the fact that the language पुतिन के लास्ट स्पीच में सिविलाइजेशनल पावर के इस ग्रोथ के बारे में बात की गई थी, जिसका दुनिया में अधिकार होना चाहिए, लिबरल डेमोक्रेसी और LGBTQ अधिकारों के बजाय, और जिस पर वो अकेले ही पश्चिमी कंट्रीज और पश्चिमी पावर्स और पश्चिमी लीडरशिप के साथ जुड़ते हैं। मुझे लगता है कि यह खतरनाक बयानबाजी है। Western countries alone and Western power, Western hegemony. I think that is a dangerous rhetoric that finds a resonance even in Hindu supremacy. तो भारत के हिंदू सुपरमेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अन्य कंट्रीज में भी रिस्पांस पाते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना में आइडिया जो मानव अधिकार या LGBTQ अधिकार या फेमिनिज्म है, वो बेसिकली वेस्टर्न आइडिया है। Feminism are basically Western ideas and they have nothing to do that they should not dominate the world. और उनके पास ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं है कि वो दुनिया को डोमिनेट ना करे, जो कि ईरान या इंडिया या दुनिया के कई अन्य जगहों में फेमिनिस्ट विरोधी द्वारा चैलेंज किया गया है। आप देखेंगे कि इन सभी कंट्रीज में और ग्लोबल साउथ में भी लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, लेकिन इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कि पुतिन और भारत में हिंदू सुप्रीमेसिस्ट और चाइना की CPC जो इस तरह की आइडियोलॉजी प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये सभी आइडियाज पश्चिमी डोमिनेशन और डेमोक्रेसी के पश्चिमी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं? Domination and Western concepts of democracy to win. इसके लिए हमें आंसरेबल होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये कुछ बहुत ही खतरनाक है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आपने रशिया के बारे में वास्तव में ग्लोबली सबसे दूर के सेंटर के रूप में बात की है। Center of the far right globally. If you could अगर आप समझा सकते हैं कि आपका क्या मतलब है, जिससे काफी लोग सरप्राइज हो सकते हैं। Well, I think that मुझे लगता है कि रशिया और ब्रेक्सिट के लिए कैंपेन के बीच संबंध, रशिया और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फाइनेंशियल संबंध के साथ साथ पॉलिटिकल संबंध भी है और अब वो बहुत ही अच्छी तरह से जाने जाते हैं। financial relationships as well as other political relationships, I think that लेकिन मुझे लगता है कि रूसोफोबिया या जो कुछ भी है उसकी बात को डिसमिस करना गलत होगा। मुझे लगता है कि हमें इस फैक्ट पर ध्यान देने की जरूरत है कि रशिया अपने आप को फार राइट जैसे रैलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। need to pay attention to the fact that Russia is trying to set itself up as this
far-right kind of, rallying center. I think that in India, हालांकि भारत में चीजें कुछ अलग है। इंडियन के हिंदू सुप्रीमेसिस्ट मूवमेंट के अपने कुछ रिसोर्स और अपनी दुनिया है, लेकिन कोई डाउट नहीं है कि बहुत लंबे समय के लिए रशियन फार राइट, रशियन फांसीवादियों जैसे दुगान ने भारत में फार राइट्स की स्थापना की। But there's no doubt that for a very long time, the Russian far right, Russian fascists like Dugin, have cultivated the far right in India. Dugin in a 2019 के आर्टिकल में दुगान ने विशेष रूप से 2019 में नरेंद्र मोदी जी के दूसरे इलेक्शन को भारत में सभ्यता की पहचान के रूप में दिखाया। ये आरएसएस के विचारक identity in India. This is identical with the language used by the RSS ideologue Ram Madhav in his article in the Indian Express in 2017. राम माधव द्वारा 2017 में इंडियन एक्सप्रेस में अपने आर्टिकल में यूज की गई भाषा के समान है, जहां उन्होंने कहा था कि भारत के जीनियस जाति और धर्म के इन सिविलाइजेशनल वैल्यूज में झूठ कहते हैं। और आगे भी उन्होंने फिर से कहा है कि पश्चिमी लिबरल डेमोक्रेसी के आइडिया भारत पर नेहरू जी द्वारा लगाए गए हैं। Imposed on India by Nehru, and that Modi's government is और मोदी जी की गवर्नमेंट भारतीय इतिहास में पहली गवर्नमेंट है जो इंडियन वैल्यूज के साथ टच में है। इसीलिए मुझे लगता है कि 2019 के उस आर्टिकल में दुगान ने कहा है कि जो आरएसएस के लीडर थे वो हिंदू सुप्रीमेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे। who was an RSS leader, the leader of the Hindu supremacist organization to which Modi belongs. जिससे मोदी जी बिलोंग करते हैं। कविता जी, हमारे पास 10 सेकेंड्स है। मैं इन आइडियोलॉजिकल संबंधों में ध्यान देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखती हूँ, और मुझे लगता है कि आप पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सत्तावाद और फांसीवाद के खिलाफ डेमोक्रेसी के लिए एक दूसरे के स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं। ये किसी भी तरह के जियोपॉलिटिकल बैलेंस से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें इसे यही खत्म करना होगा। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख फेमिनिस्ट कविता कृष्णन ने अपने लीडरशिप की पोजीशन को छोड़ दिया है। वो हमसे बिलाई इंडिया से बात कर रही हैं। मैं 4 बजे प्रोविडेंस टुडे में ब्राउन यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगी। प्रमुख हॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नमिन शेख के साथ एमी गुडमैन। All are welcome at Pembroke Hall. I'm Amy Goodman with Nirmin Sheikh. तो पहला कमेंट है अब्रेजेंट गाय। इन्होंने लिखा है, एज द ग्रेट डॉक्टर एस जयशंकर सर, इंडिया किसी दो तरफा रास्ते में नहीं चल रहा है, इंडिया अपना खुद का रास्ता बना रहा है। फिर फातिमा नूर केओसी ने लिखा है, इंडिया इंडियंस के इंटरेस्ट के साथ खड़ा है। फिर अगला कमेंट है विकी बर्मन। इन्होंने लिखा है, इंडिया अपने इंटरेस्ट को देखेगा, न कि इस बात पर ध्यान देगा कि दुनिया उससे क्या उम्मीद करती है। फिर नेक्स्ट कमेंट है ब्रेंट रली। इन्होंने लिखा है, सवाल ये नहीं है कि क्या पुतिन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से सहमत है और 24 तक चलने वाली बातचीत प्रक्रिया में कौन डिसऑनेस्ट था। फिर नेक्स्ट कमेंट है अनवर्ड नेशन। इन्होंने लिखा है, वेल सेड, ये जरूरी नहीं है कि वो कौन सा देश है, हमें सबके लिए फ्रीडम चाहिए। फिर अगला कमेंट है लैंस हिल्ट। इन्होंने लिखा है, उन्होंने इंडियन पब्लिक से जुड़ी काफी इन्फॉर्मेशन दिए, फिर वो ये कहने लगी कि बड़ी मेजोरिटी नहीं देती है, इसे इस तरह स्वीकार नहीं किया जाता है, इसका क्या मतलब है। फिर कहती है कि वो इसे सैटेलाइट के रूप में, रशिया के रूप में देखते हैं। आई हाईली डाउट दैट इज ट्रू। फिर बीजे ने लिखा है, इंडिया की मिलिट्री रशियन प्लेटफॉर्म्स और वेपन्स पर निर्भर है, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर कैलिफोर्निया वोल्केनो ने लिखा है, सोचिए अगर अमेरिका ने इंडिया से H1 वीजा कैंसिल कर दिए तो इससे इंडिया के अपर क्लास पैनिक में आ जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर आ जाएगा। फिर इकेचुकू ने लिखा है, मुझे लगता है सारे कंट्रीज को सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए और सिटीजन्स को वॉर में लड़ाई करने के बजाय काम करना चाहिए। फिर क्विंसी पॉन्स ने लिखा है, ज्यादातर अमेरिकन को ये एहसास भी नहीं है कि अमेरिका धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है, इसलिए समय रहते इसका फायदा उठाए और तैयारी करे। फिर कुडूस ने लिखा है, इंडियन फेमिनिस्ट कह रही है कि वो यूक्रेन को उस रूप में नहीं देखते हैं, फिर वो कहती है कि ये एक सामान्य समस्या है। वास्तव में इंडियन की प्रॉब्लम है उनकी सेंस ऑफ हिस्ट्री के साथ एक और प्रॉब्लम है कि वो दुनिया को वैसे नहीं देख पा रहे हैं जैसा ये है। इंडिया 1947 के अपने खुद के प्रलय के साथ अकाल का देश रहा है। उस असभ्य पास्ट के साथ रशिया को उसके सातिर पास्ट के लिए जाने देने के लिए इंडिया को दोषी ठहराना चाहिए। कम्युनिस्ट इंडिया में इस इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी को कैसे एक्सप्लेन करे। देखा जाए तो इनके हिसाब से हमें वो करना चाहिए जो दूसरों के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर हम खुद के इंटरेस्ट को देखेंगे तो वो तो फिर सही नहीं होगा। इसलिए खुद के इंटरेस्ट को गोली मारो और दूसरों का भला करो, लेकिन ये खुद हर काम अपने इंटरेस्ट का करेंगे और चाहेंगे लोग भी इनके इंटरेस्ट का करें। आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। फिर अगला कमेंट है हावर्ड एमसी ट्रॉय। इन्होंने लिखा है, मैं इंडिया को दोष नहीं दूंगा इंडिया के अपने फॉरेन पॉलिसी अपनाने के लिए। मैं मानता हूँ सभी कंट्री को ऐसा ही करना चाहिए। चलो कम से कम किसी ने तो अकल की बात की। इतनी सी बात इन्हें समझ नहीं आती कि सारे कंट्री के अपने इश्यूज और अपने इंटरेस्ट है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो हर बार अपना ज्ञान ना दिया कीजिए, अपने पास रखिए, आगे चलकर आपको ही जरूरत पड़ेगी। फिर रॉडने बैक ने लिखा है, यूक्रेन पर इंडिया का न्यूट्रलिटी बेवकूफी है। न्यूट्रलिटी एक्चुअली में रशियन अग्रेशन का सपोर्ट करना है। ये हाईली रिग्रेटेबल
इक्वल है और उससे वॉर और बढ़ जाएगा। फिर ब्रूस वाइन ने लिखा है, खाली बर्तन अधिक शोर करते हैं और इंडिया वैसा ही है, इंडियन वर्जन ऑफ कैरन। तो सबसे पहली बात, कैरन मतलब ये एक स्लैंग वर्ड है, लोगों को टीज करने या मीम्स में यूज किया जाता है, विच मीन्स एक मिडिल एज वुमेन जो कि अग्रेसिव रेसिस्ट है। तो जैसे कि इन्होंने अपने लैंग्वेज में बताया कि इंडिया क्या है, तो हमारे हिंदी लैंग्वेज में इनको परफेक्टली सूट करने वाला एक लाइन है, अधजल गगरी छलकत जावे, जिसका मतलब है जिनके पास ज्ञान नहीं होता वही ज्यादा बकबक करते हैं। और इन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है, अगर ये लिटरेट होते तो ऐसी बातें नहीं करते और अपना गटर माउथ बंद ही रखते। फिर बी लूज ने लिखा है, यूक्रेन याद रखेगा कि इंडिया रशिया का सहयोगी है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।